एपिसोड 78 जानकी देवी की नफरत। शाम का वक्त सीमा आयशा के हाथों में मेहंदी लगा रही थी क्योंकि कल उसका करवा चौथ का व्रत था। दोनों हाथों में मेहंदी लगने के बाद आयशा ने सीमा से कहकर अपने पैरों पर भी मेहंदी लगवाई। अभय स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा, मगर वो उस कॉल को बार बार इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो कॉल वेदिका की थी। लगातार 5 कॉल के बाद छठी कॉल को अभय ने रिसीव किया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वेदिका बोली, बीवी के साथ रोमांस करने में इतना बिजी थे क्या तुम, जो मेरा कॉल भी सुनाई नहीं दिया। वेदिका अभय को ताना मारने लगी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम बताओ, तुमने कॉल क्यों किया है। अभय चिढ़ते हुए बोला, ऐसे ही, बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए तुम्हें कॉल कर लिया। आफ्टर ऑल हम दोनों आज भी बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं। वेदिका बोली, मगर अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बकवास बात करने के लिए फ़ोन किया है तुमने। वेदिका, तुम ये मत भूलो कि अब मैं मैरिड हूँ और तुम भी मैरिड हो, तो ज़रा सोच समझ कर कॉल किया करो। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मैसेज ड्रॉप कर सकती हो तुम, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे। अभय ने उसे डांट दिया और कॉल काट दी। पता नहीं दुनिया की सारी लड़कियाँ मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई हैं, अभय खुद से बड़बड़ाया और स्टडी रूम से बाहर चला गया। हॉल में सीमा आयशा के पैरों पर मेहंदी लगा रही थी, तो आयशा को बिना डिस्टर्ब करे वो सीढ़ियाँ चढ़कर अनिरुद्ध के कमरे की तरफ चला गया। तभी उसकी मुलाकात आयशा से हुई, जो सीढ़ियों की तरफ ही आ रही थी। उसे देखते ही अभय हल्का सा मुस्कुराया और सायशा भी। अभय ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या कुछ चाहिए था क्या तुम्हें। नहीं, वो मैं अपने रूम में बोर हो रही थी, इसलिए नीचे जा रही थी अपनी बहन के पास बैठने। सायशा ने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उसके गले में काफ़ी दर्द था। अभय ने जब उसकी आवाज़ को नोट किया तो बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। शायद मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया है। वो मैं थोड़ी देर एसी में ही सो गई थी और एसी काफ़ी तेज़ था, तो शायद मुझे ठंड लग गई होगी और मेरा गला बैठ गया होगा। आयशा ने अपने गले की खराश को साफ करते हुए जवाब दिया। मैं नीचे जाती हूँ नीनी के पास, वो मुझे काढ़ा बना कर दे देगी तो मेरा गला सही हो जाएगा, सायशा ने कहा और वहाँ से जाने को हुई। तभी अभय ने उसे रोका और बोला, तुम्हारी बहन तो अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही है, कल के लिए मैं सर्वेंट से कह देता हूँ, वो तुम्हें काढ़ा बना कर दे देगी। ये कहकर उसके साथ ही नीचे हॉल में पहुंचा। सीमा तो पहले से ही बिजी थी आयशा की मेहंदी लगाने में, तो अभय ने दूसरे सर्वेंट्स को बुलाया, मगर उसके बुलाने पर भी कोई सर्वेंट नहीं आया। तभी आयशा बोली, सुमन घर पर नहीं है, बाहर गई सब्जियां लेने। और राजेश कहाँ है। अब मैंने दूसरे सर्वेंट के बारे में पूछा, तो आयशा ने जवाब दिया, वो पूजा का कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो मैंने उसे वो सामान लेने के लिए भेज दिया। सर, मेरा काम हो गया है, आप मुझे बता दीजिए क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ, सीमा बोली रफ कपड़े से अपने हाथ साफ करते हुए। एक काम करो, मेरे लिए और अपनी मैडम के लिए चाय बना दो और सायशा मैडम के लिए काढ़ा बना दो, और अनिरुद्ध से भी पूछ लो अगर उसे कुछ चाहिए हो तो, अभय बोला। तो आयशा अपनी बहन से बोली, कोको मैडम, क्या हुआ है आपको। सर्दी ज़ुकाम हो गया है मुझे, एसी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चला दिया था मैंने, आयशा ने अपना गला साफ करते हुए बोली। बैठ मेरे पास। आयशा ने उसे अपने पास बिठाया और अभय से बोली, तुम्हारे पास 500 का नोट है क्या। अभय ने बाईं भौं उचकाई और बोला, क्या काम है। अगर है तो सीमा को दे दो, उसने मेरे हाथ और पैरों पर मेहंदी लगाई, क्योंकि अगर मैं बाहर से लगवा के आती तो भी तो पैसे देती ही ना मेहंदी वाली को, तो वो तो डबल लेके जाती है मुझसे पैसे, इसीलिए तुम सीमा को उसकी मेहनत का रिवॉर्ड दे दो, आयशा बोली। तो अभय को भी उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए उसने अपने वॉलेट से 500 का नोट निकाला और सीमा को देने के लिए आगे बढ़ाया, मगर उसने लेने से मना कर दिया। अरे ले लो, मना मत करो, मेरी बहन कभी कभी ही इतनी अकल वाली बात करती है, वैसे तो ये बहुत कंजूस है, एक दमड़ी भी नहीं देती है ये किसी को, सायशा बोली। तो आयशा उसे आंखें दिखाने लगी। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है, आयशा मुंह बनाते हुए बोली। तो सायशा दांत दिखाते हुए उसे हंसने लगी। सीमा ने अभय के हाथ से 5 मिनट का नोट ले लिया और किचन में चली गई।
रात को डिनर करने के बाद सबके सब अपने अपने कमरे में चले गए। आयशा अपनी मेहंदी साफ करके अभय के पास आई और उससे बोली, पतिदेव ज़रा अपना नाम तो ढूंढना मेरी मेहंदी में। अभय ने ठीक वैसे ही किया जैसे कि आयशा ने उससे करने को कहा, लेकिन वो अपना नाम ढूंढ ही नहीं पाया। कहाँ छुपा कर रखा है तुमने मेरा नाम? अभय हार मान कर बोला। हा हा, तुम हार गए। यहाँ देखो, मेरी हथेली के वीनस पॉइंट पर तुम्हारा नाम लिखा है। इस मेहंदी पर ही गहराई के बीच में मैंने तुम्हारा नाम छिपा लिया, जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं। आयशा बोली तो अभय ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, वो सब ठीक है, अब टाइम से सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, मतलब सनराइज़ होने से पहले, समझी? हाँ समझ तो गई मैं, लेकिन जल्दी उठकर मैं करूँगी क्या? खाली पेट भोजन? आयशा मायूस होकर बोली, नहीं, खाली पेट भोजन क्यों करोगी तुम? जैसे सब सुबह उठकर सरगी खाते हैं वैसे तुम भी खाना, अभय ने उससे कहा। तो आयशा उसे कंफ्यूजिंग लुक देने लगी। अरे पर मेरे पास सरगी ही नहीं है, किसी ने भी मुझे सरगी नहीं दी। मुझे लगा था कि चाची साहब मुझे सरगी देंगी, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि दादी साहब नहीं चाहती हैं मेरे लिए सरगी भेजना। दादी साहब और सासू माम मुझसे अभी भी नाराज़ हैं अर्नब को सज़ा दिलाने वाली बात से। आयशा काफ़ी ज़्यादा मायूस होकर बोली, अरे भाई कोई बात नहीं, अगर किसी ने भी तुम्हें सरगी नहीं दी तो मैं हूँ ना, मैं दूंगा तुम्हें सरगी। तुम्हें मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तुम। तो फिर तुम एक बार में समझती क्यों नहीं हो? क्यों तुम उम्मीद लगाई हुई हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं वाला। तुम्हें राठौड़ महल में वो जगह मिल पाना बहुत मुश्किल है जो जगह बहुओं को मिलती है। तुम्हें सरगी मैं कल सुबह दे दूंगा। अब खुश? अब जाकर सो जाओ, मैं अनिरुद्ध से मिलकर आता हूँ। अभय बोला और कमरे से बाहर चला गया। अभय के रूम से बाहर जाते ही आयशा खुद से बोली, मैं कितनी लकी हूँ, ये अभय मुझे मिला। वो कितना सोचता है मेरे लिए तो वो अपना महल छोड़कर बैठा है ताकि मैं खुश रह सकूँ और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूँ। राठौड़ महल। मासा वो जैसी भी है हमारे ख़ानदान की बहू है, हमें सरगी देनी चाहिए उसे। वो इंतज़ार कर रही होगी अपनी सरगी का। केतकी अपनी सास जानकी से बोली, मगर जानकी देवी उसे सुन ही नहीं रही थी। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है उस पर? दीपशिखा बोली तो केतकी उसकी तरफ देखने लगी। दीपशिखा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि तुम अंधी हो या अंधी होने का नाटक करती हो। केतकी दीपशिखा से बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? दीपशिखा कंफ्यूज होकर बोली, मतलब ये है कि आयशा ने सच का साथ दिया है। उसके अर्नब के साथ में कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो फिर तुम्हें आयशा से प्रॉब्लम क्या है? उसने तो एक गुनहगार को सज़ा दिलवाई है, फिर तुम उससे इतनी नफरत करके क्यों बैठी हो? तुम तो कहती हो कि अभय, अनिरुद्ध, अभिमन्यु ये तुम्हारे बच्चे हैं, फिर आयशा को अपनी बहू मान लेने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? केतकी दीपिका की आंखों में देखते हुए उससे बोली। दीपिका बिल्कुल शांत हो गई क्योंकि उसके पास केतकी की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी जानकी देवी बोली, थारे को इतना ही प्रेम उमड़ रहा है उस छोरी के लिए तो जा उसके साथ ही जाकर रह ले, थारे को भी अब सरगी ना मिलेगी। जानकी देवी की बात सुन केतकी हंस पड़ी और बोली, और जैसे कि हर साल आप मुझे देती ही हैं जैसे कि सरगी, है ना मासा? केतकी की बात सुन जानकी देवी उसे गुस्से से घूरने लगी। तभी केतकी आगे बोली, वैसे आयशा के लिए आपका ये रवैया देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 30 सालों में आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो बेचारी आयशा को अभय की ज़िंदगी में आए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जो पिछले 30 सालों में मेरे साथ हुआ वो मैं आयशा के साथ नहीं होने दूंगी, मैं दूंगी उसे सरगी। ये बोलकर केतकी वहाँ से चली गई। केतकी के वहाँ से जाते ही जानकी देवी ने नौकर को आवाज़ लगाई और बोली, केतकी के खाने में नींद की दवा मिला दो ताकि वो कल सुबह उस चोरी को सरगी देने के लिए जा ही ना पाए। जानकी की बात सुनकर दीपिका उसे चौंकते हुए घूरने लगी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि जानकी देवी को केतकी और आयशा से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि उसे उन दोनों का साथ तक नहीं भा रहा था। मासा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं केतकी के साथ? ऐसे में तो वो कल व्रत भी नहीं रख पाएगी। दीपशिखा जानकी से बोली, मगर जानकी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, वही तो मैं चाहूँ
कि कल ये व्रत कर ही ना पाए हमारे छोरे के लिए। जानकी देवी की बात सुनकर दीपिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि जानकी को अपने बेटे तक की कोई फिक्र नहीं है। और मासा आयशा का क्या? वो तो बहुत ज़िद्दी है, वो अब अगले व्रत ज़रूर रखेगी। दीपिका जानकी का दिल लेते हुए पूछने लगी, मारी को उस छोरी से कोई मतलब कोनी? मारी बला से तो वो छोरी कल की बजाय आज और आज के बजाय अभी मर जाए, मारे को क्या मतलब? जानकी ने साफ अपना पल्ला झाड़ लिया आयशा का नाम सुनते ही और फिर वहाँ से चली गई। मासा को खुद की और आयशा से परेशानी क्या है? आखिर क्यों ये इतनी नफरत करती है इन दोनों से? दीपिका खुद से बोली। तभी अधिराज की आवाज़ आई, तुम एक बार मर के वापस जन्म लेकर भी आ जाओगी ना इस दुनिया में, तभी भी तुम मासा की नफरत के पीछे का कारण पता नहीं लगा पाओगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दीपिका ने अधिराज से पूछा। क्योंकि मासा को केतकी और आयशा से नफरत नहीं है, वो बस उन्हें अपने से आगे कोई बर्दाश्त नहीं होता है। केतकी और आयशा मासा के जैसी ही निडर हैं, अपने दिमाग से चलने वाली औरतें हैं और फिर उनके दोनों के लाडले उन दोनों वाले ही हैं। आदर्श का नाम मासा और बाबा साहब ने बहुत सोच समझ कर रखा था, क्योंकि पंडित जी का ऐसा कहना था कि वो एक बहुत ही आदर्श बेटा होगा, लेकिन उसने मासा की पसंद की लड़की से शादी नहीं करी। बस इसीलिए आदर्श एक आदर्श बेटा नहीं बन पाया। और अभय तो सबकी सोच से बहुत ही अलग है। वो सोचता कुछ है मगर करता कुछ है। किसने सोचा था कि अभय चंडीगढ़ मीटिंग का बहाना करके जाएगा लेकिन वापस बहू लेकर लौटेगा। अधिराज ने आज पहली बार दीपिका के साथ इतनी लंबी बातें करी थी तो दीपिका खुश हो गई। अच्छा, मेरी एक बात मानोगी क्या तुम? अधिराज ने बड़ी ही उम्मीद के साथ उससे पूछा। हाँ ज़रूर करूँगी, आप बोलिए तो सही। दीपिका खुशी से झूमते हुए बोली। लेकिन जब उसने अधिराज की बात सुनी तो उसकी वो हंसी हवा में गायब हो गई। तुम एक अच्छी सास होने का फ़र्ज़ निभाओ और अपनी बहू को सरगी देने के लिए कल मेरे साथ चलो। आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।